चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्याओं पर चार आधारित संक्रियाएं, चैप्टर नंबर 2 है उपहार नवोदय गाइड से। ये चैप्टर बहुत छोटा है बट बहुत काम का है, नया नया चीज इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है ये ध्यान दीजिए, देखिएगा। पूर्ण संख्याओं पर चार आधारित संक्रियाएं। चार आधारित संक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत मामूली से लेकिन बड़ी काम का चीज है। ध्यान से देखिएगा, पूर्ण संख्या क्या होती है आप लोग को पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। पिछले क्लास में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी के साथ साथ कंप्लीट एक्सरसाइज 94 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें हम आपको थ्योरी में हमने आपको बताया था जो पूर्ण संख्याएं क्या होती है किसी को मालूम? बोलिए। हाँ, शून्य सहित गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या था पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या सबसे पहले हम क्या जानेंगे? पूर्ण संख्याएं जानते ही हैं, एक बार यहां भी आप इसको लिख दीजिए, होल नंबर इसको कहते हैं। यही है ना पूर्ण संख्याएं। गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी, यानी कि 0 लगा करके अब हम गिनती की संख्या जो लिखेंगे वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत? हाँ, यही है ना पूर्ण संख्या, है कि नहीं है? अब पूर्ण संख्या तो समझ लिए, अब क्या है? पर चार आधारभूत संक्रियाएं। क्या आधारभूत संक्रियाएं? मतलब मूलभूत नियम, मूलभूत क्या क्रियाएं हैं, क्या नियम है वो लिखना है। तो लिखिए, पूर्ण संख्या पर आधारित पूर्ण, हेडिंग दीजिएगा, पूर्ण संख्या पर आधारित चार नियम। सीधे लिखिए, चार नियम। कोई दिक्कत? पूर्ण संख्या पर आधारित चार नियम। पहला नियम क्या कहता है? संवरक नियम। संवरक नियम। हम पहला क्या पढ़ेंगे? संवरक नियम। संवरक नियम क्या होता है? ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें जोड़ के लिए होता है और गुणा के लिए होता है, ये घटाव के लिए भागा के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। किस किस के लिए होता है? जोड़ और गुणा के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे जोड़ का, जोड़ का, और उसके बाद क्या सीखेंगे? गुणा का। जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको इसको भी लिखना है कॉपी पे, फेयर कॉपी में भी। ठीक है, तो ये था संवरक नियम। ये किसका था? जोड़ का, और वो एक गुणा का होता है। ठीक है, तो संवरक नियम देखेंगे कितना भारी भरकम लग रहा है ना देखने में। संवरक नियम क्या नियम होगा, क्या कहता होगा? बहुत कुछ याद करना पड़ता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सिंपल सा पैटर्न याद रखना है। जो आप जैसे देखिए, ए को बी में जोड़ते हैं तो क्या होता है? सी होता है। ए को बी में जोड़ते हैं तो सी होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इधर देखिए, 3 को 7 को 4 में जोड़ेंगे, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? 11। तो हम यहाँ पे 7 मान लिए ए, बी मान लिए 4 को, और सी मान लिए कितना? 11 को। यही कहता है संवरक नियम। आपको क्या याद रखना है? ए प्लस बी इक्वल टू सी। आपको क्या याद रखना है? ए प्लस बी इक्वल टू सी। क्या याद रखना है? ए प्लस बी इक्वल टू सी। कोई दिक्कत, कोनो कष्ट, कोनो परेशानी नहीं ना? देखिएगा, फिर से देखते हैं। कुछ भी जोड़ ले लीजिए, 2 अंक का, 3 अंक का, कुछ भी ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसी का ये जो हम करते आ रहे हैं ना आज तक, जोड़ जो करते आ रहे हैं 2 अंक का, इसी को क्या कहते हैं? संवरक नियम कहते हैं। ये जो आप हैं, ये जो रूल्स है, इसको क्या नाम देते हैं? समझ? अब तक जो आप कर रहे थे, अब तक जो आप लिख रहे थे, सिर्फ जोड़ दे रहे थे, लेकिन इसको क्या कहते हैं? कि नियम है। ये क्या है? एक नियम है, और इस नियम का क्या नाम है? संवरक नियम नाम है। कोई बात दिक्कत? जैसे कि फिर उसी प्रकार से आप बोले 3 + 8 कितना होगा? 3 + 8 कितना होगा? 11 होगा। यहाँ पे ए क्या हो गया? 3 हो गया, बी क्या हो गया? 8 हो गया, और सी क्या हो गया? 11 हो गया। कोई दिक्कत?
अब इसी की तरह से लीजिए 7 + 9 कितना होगा 16। ये क्या हो जाएगा, इसी को किस नियम से बन रहा है, ये जो बन रहा है इसको, इस नियम को क्या कहते हैं, समवरक नियम। क्या बोलते हैं, समवरक नियम, क्लोजर लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या हो गया 7, बी क्या हो गया 9 और सी क्या हो गया 16। कोनो कष्ट, कोनो परेशानी, कोई दिक्कत, समझ में आया समवरक नियम किसको कहते हैं। बस यही तो याद रखना है। समवरक नियम बोलेंगे क्या होता है सर, a + b = c। आप किसी भी को भी दो अंक को जोड़िए, दो संख्या को जोड़िए और जो आंसर आएगा उसी क्या कहते हैं, समवरक नियम। ये जो बनाते हैं, ये सॉल्व करते हैं, ये सब किस नियम से होता है, समवरक नियम से होता है। समवरक नियम क्या होता है, तो a + b = c। कोई दिक्कत, बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये ऐड हो जाए। ठीक है, क्लास में ही ध्यान रहे। ठीक है, एक बार बोलने से तो ठीक है, बोलने की किताब में भी लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा तो नहीं घुसता है। ठीक है ना, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। चलिए देखते हैं दूसरा, जोड़ का मतलब गुना। जोड़ का हो गया कंप्लीट, उसी तरह से किसका होगा, गुना का होगा। गुना में भी सेम ही कंडीशन होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या था, a + b = क्या था c, तो यहाँ क्या हो जाएगा a गुना b = कितना c। a गुना b = क्या हो जाएगा c। सेम उसी प्रकार से a की जगह कुछ भी बोलिए आप, 3 × 7 कितना आया 21। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल गुना का समवरक नियम। कोई दिक्कत, उसी प्रकार से और बोलिए 9 × 10 कितना हो गया 90। ये क्या हो गया, गुना का समवरक नियम। जोड़ का समवरक नियम a + b = c। गुना का समवरक नियम a × b = c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a × b = c। अब बोलिए क्या बोल रहे थे, हाँ ये क्योंकि 0 × 0 रहेगा तो क्या होगा, 0। कोई दिक्कत, तो यही है 0 का समवरक, 0 × 1 क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, चलिए इसको आप अब कॉपी कर लीजिए। चलिए एक नंबर हो गया, अब पढ़ते हैं दूसरा नंबर। पूर्ण संख्या पर आधारित 4 नियम में ये पहला नियम क्या पढ़ा हमने, समवरक नियम। समवरक नियम में जोड़ का समवरक नियम क्या होता है, a + b = c और गुना क्या होता है a × b = c। ठीक है, अब हम दूसरा नियम क्या पढ़ेंगे, क्रम विनिमयता का नियम। दूसरा नियम क्या है, क्रम विनिमयता का नियम। इसमें भी इसी पर सेम प्रकार से होगा, क्या, जोड़ के लिए और गुना के लिए। तो देखिएगा किस प्रकार से जोड़ और गुना के लिए, देखिए इधर इस प्रकार से लिखना है। ये हो गया जोड़ का, ये क्या हो गया गुना का। ठीक है, ये हो गया जोड़ का और ये हो गया गुना का। तो जोड़ के लिए क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्रम, नाम क्या है क्रम, तो इसके क्रम में चेंज आ जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर a + b लिखेंगे तो ये बराबर होगा b + a के। ये होता है क्रम विनिमयता का नियम। मतलब क्या हो गया, उल्टा, क्रम को बदल देते हैं, क्रम को क्या करते हैं, बदल देते हैं। यहां देखिए हमने क्या लिखा, जोड़ का a + b = क्या होगा b + e। सिंपल सा देखिएगा, यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर हम 7 + 8 करते हैं तो कितना होगा 8 + 7। बहुत बढ़िया, इसी क्या कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, देखना बंद कीजिए और यहां देखिए आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमयता नियम को फॉलो कर रहा है, लागू कर रहा है। तो इस तरह से कोई सी में समवरक नियम, क्रम विनिमयता का नियम इसमें ऐड कर देगा, इसमें आपको चूज करके बताना है। ठीक है, चेक करते हैं। यहां पर जो 7 + 8 है इसका वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 7 + 8 का वैल्यू कितना होगा 8 × 7 = 15 और यहाँ पे 8 × 7 = 15, यानी LHS बराबर क्या है RHS। आया समझ में। इसीलिए आपको याद क्या रखना होगा इसमें, हाँ a + b = b + a। ठीक है, ये आपको जोड़ के लिए, किसके लिए, जोड़ के लिए याद रखना है। कोई दिक्कत, उसी प्रकार से यहां पे हो जाएगा गुना के लिए। जैसे कि क्या होता है a × b = b × a। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये किसके लिए है, गुना के लिए। क्या, कौन सा नियम है ये,
क्या? क्रम विनिमयता का नियम, मतलब क्रम को चेंज कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे था ना 7 गुना 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 गुना 7। देखिए सेम LHS और RHS बराबर है। 7 गुना 8 कितना होता है, 56, और 8 गुना 7 कितना होता है, 56। तो LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम जोड़ का क्या सीखे, क्रम विनिमयता का नियम, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और गुना के लिए क्या सीखा हमने, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। और उससे पहले हमने क्या सीखा था, संवरक नियम। संवरक नियम क्या होता है, A प्लस बी इक्वल टू सी, और गुना के लिए A इंटू बी इक्वल टू सी। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। पहला नियम हमने क्या पढ़ा, संवरक नियम क्या होता है, A प्लस बी इक्वल टू सी, गुना के लिए होता है A इंटू बी इक्वल टू सी। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्रम विनिमयता का नियम, और गुना के लिए होता है A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, अब तीसरा पढ़ेंगे सहचारिता का नियम, सहचारी नियम। तीसरा लिखिएगा सहचारी नियम, सहचारी नियम। सहचर्य या सहचार्यता का नियम ऐसे ही होता है, हम ऐसे सहचर्य नियम सिंपल सा लिखते हैं। ठीक है, सहचर्य नियम में क्या होता है देखिएगा, इसमें भी सेम होगा, किसके लिए, जोड़ के लिए और गुना के लिए। ये हो गया जोड़ का और ये हो गया गुना का। कोई दिक्कत? यहां पे सेम देखिएगा, यहां पे किस प्रकार से होता है, यहां देखिए, जैसे कि क्या होता है ना, A प्लस बी प्लस सी, अगर यहां कोष्ठ लगा हुआ है तो इस बार क्या होगा, A प्लस बी में कोष्ठ लगेगा और C बाहर हो जाएगा, यानी कि A प्लस बी प्लस सी। ये होता है क्या, सहचारिता का नियम, किसका, जोड़ का। क्या समझ में आया? कुछ चेक करते हैं दोनों इक्वल हो रहा है या नहीं, लेते हैं एग्जांपल लेके देखते हैं। A को मान लेते हैं 3 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, 3 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 2 को कोष्ठ में लेंगे और 4 को बाहर कर देंगे। ये क्या होता है, सहचारिता का नियम। ठीक है, जैसे कि यहां देखिए, यहां पे 3 प्लस 2, पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे, 2 प्लस 4 कितना होगा, 6, और ये क्या रहा 3। कोई दिक्कत, बराबर 3 प्लस 2 कितना, 5, और प्लस 4, देखिए 5 3 6 कितना आया, 9, और ये भी 9, यानी कि LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत, LHS RHS बराबर है। तो हमारा जो ये नियम है, नियम क्या कहता है, A प्लस बी को कोष्ठ में, B प्लस सी कोष्ठ में है तो आगे A प्लस बी कोष्ठ में हो जाएगा, यानी A प्लस बी प्लस सी, BC कोष्ठ में है तो आगे क्या हो जाएगा, AB कोष्ठ में हो जाएगा, A और B कोष्ठ में हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस आप इसको देख लीजिएगा एक बार। उसी सेम प्रकार से यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे होगा A इंटू बी इंटू सी। इस बार देखिए B इंटू सी क्या है, कोष्ठ में है, तो A गुना B क्या होगा, कोष्ठ में होगा, और C क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये क्या कहता है, सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम। ठीक है, अब यहां पे अगर एग्जाम्पल देंगे, ये है 2 गुना 3 गुना 5, तो यहां पे 2 गुना 3 क्या हो जाएगा, कोष्ठ में, 2 गुना 3 हो जाएगा कोष्ठ में, और गुना 5 हो जाएगा बाहर में। उसी प्रकार से देखिए 3 गुना 5 करेंगे क्या होगा, 15, 15 को 2 से गुना करेंगे 30 हुआ ना, यहां कितना आया 30। यहां देखिए 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, दोनों क्या है, बराबर है, LHS और बराबर है। तो ये क्या कहता है, सहचारिता का नियम। कॉपी कर लीजिए। चलिए, पहला हमने क्या पढ़ा, संवरक नियम, दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्रम विनिमयता का नियम, तीसरा पढ़ा सहचारिता का नियम, और लास्ट अब 4 है तो क्या चौथा होगा, और चौथा क्या लिखिएगा, बंटन नियम कहिए या वितरण नियम कहिए, एक ही बात है, बंटन या वितरण नियम। बंटन या वितरण नियम, देखिएगा बंटन या वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कैसे होता है,
इसमें जोड़ और गुना एक साथ ही होगा। यहां पे जैसे कि ये है a, इधर ध्यान दीजिए, a इंटू बी प्लस सी है, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये होता है बंटन नियम, बस आपको ये याद रखना है। ये क्या होता है? बंटन नियम। जैसे कि यहां पे कोष्ठ में जो है ना, कोष्ठ के अंदर जो है वो बाहर वाले दोनों, बाहर वाले से गुना होगा, a गुना बी। ये देखिए a गुना बी, a यहां ध्यान दीजिए पहले, a इंटू बी प्लस, ये प्लस है तो प्लस दिए, a इंटू सी, a इंटू सी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि लेंगे 2 इंटू 3 प्लस 4 हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। समझ में आया? चेक करते हैं दोनों का मान सेम आता है या नहीं आता है। यहां देखिए 2 इंटू 3 प्लस 4 क्या होगा? 12 होगा ना, और इंटू क्या है? 2 है, 7 होगा। हाँ 3 प्लस 4 क्या होगा? 7 इंटू 2 कितना होगा? 14। ठीक है, अब यहां पे 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 6 8 क्या हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत? यहां पे LHS और RHS क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये नियम क्या है? सही है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कोई दिक्कत? ये कहे मिटा दिए। तो यह था 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। कोई दिक्कत? इसको कॉपी कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है ये इस साइड है या इस साइड है, उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए, तो पूर्ण संख्या पर आधारित 4 संक्रियाएं हमने पढ़ लिया है। पहला क्या था? संवरक नियम, a प्लस बी इक्वल टू सी। दूसरा क्या था? क्रम विनिमयता का नियम, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए सी। तीसरा क्या था? सहचारिता का नियम, a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी कोष्ठ में है तो आगे क्या हो जाएगा? a प्लस बी कोष्ठ में हो जाएगा और c क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। चौथा पढ़े थे बंटन नियम, a इंटू बी प्लस सी में a इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस प्रकार से ये 4 नियम खत्म होते हैं। नाम सिर्फ आपको याद रखना है, धीरे धीरे आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आगे नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा, इकाई अवयव या तत्समक। उसी का नाम क्या है? तत्समक। इकाई अवयव, इकाई अवयव, इसी को बोलते हैं तत्समक। ठीक है, इकाई अवयव, अवयव या तत्समक, इसी को नाम देते हैं। वह अवयव, लिखिएगा वह अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने में पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई दिक्कत? हमने क्या लिखा? वह अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले जोड़ने पर, तो जोड़ के लिए क्या हो जाएगा? जोड़ के लिए क्या हो जाएगा? जोड़ के लिए जो संख्या इकाई अवयव है या तत्समक है वो क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब ये है, अगर इस 0 को किस संख्या में जोड़िए या गुणा जोड़ने पर कोई मान परिवर्तन होगा क्या? जैसे कि 7 प्लस 0 कितना होगा? 7। 7 ही होगा ना? 7 ही होगा ना? तो यहां पे जोड़ का तत्समक या इकाई अवयव क्या होगा?
जीरो। क्या होगा? जीरो। हमने क्या लिखा है देखिएगा, वह अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो यहां पे जोड़ के लिए क्या हो जाएगा? जीरो। इस जीरो को किसी भी संख्या में जोड़िए तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। 50 में भी जीरो जोड़िएगा तो कितना होगा? 50। 50 में भी जीरो जोड़िएगा तो 50 ही होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर आप दिमाग है तो लगा के बताइए, गुणा के लिए क्या हो जाएगा? गुणा के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इकाई अवयव जो है जोड़ के लिए क्या था? 0 और गुणा के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, संख्या में अगर कोई जैसे क्या है 8 है, अगर इसमें 1 गुना करेंगे क्या होगा? 8। क्या मान में कोई परिवर्तन हुआ क्या? कोई परिवर्तन हुआ क्या? इसीलिए ये क्या होता है, जोड़ के लिए जो अवयव है क्या होगा? 0 और गुणा के लिए क्या होगा? 1। इकाई अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर संख्या के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? इकाई अवयव कहते हैं या तत्समक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जोड़ के लिए क्या हुआ? 0, गुणा के लिए 1। समझ में आया? कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या? योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या है टॉपिक का नाम? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। इसी का दूसरा नाम है संयोजी प्रतिलोम। कोई दिक्कत? योज्य प्रतिलोम इसी को क्या बोलते हैं? संयोजी प्रतिलोम इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिटिव लॉ। ADDITV, एडिटिव लॉ। लॉ नहीं, इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। कोई दिक्कत? सिंपल सा है, देखिएगा क्या होता है। इस टॉपिक को जो है हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, यानी कि अगर ए है, अगर पूछेगा कोई ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो ए में ऐसा क्या जोड़े जो 0 हो जाए? ए में क्या जोड़ेंगे? प्लस माइनस ए। मतलब ए में ए घटाएंगे तो प्लस माइनस क्या होगा? -0। ए में ए घटाएंगे तो क्या होगा? 0। कहने का मतलब ये है, अब देखिए सिंपल में समझिए इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको सिंपल में समझिए। सिंपल से है, अगर आपसे पूछा जाए ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -a। अगर यहां प्लस है तो इधर माइनस लगाएंगे, इधर माइनस है तो यहां प्लस लगाएंगे। अगर पूछेगा एग्जाम्पल में -7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -7। अच्छा, पूछेगा -6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +6। आया समझ में? -1/2 का योज्य प्रतिलोम, हाँ, +1/2, मतलब +1/2। आ रहा है समझ में? 1/2 -1/2 का योज्य प्रतिलोम +1/2। 1/-3 का योज्य प्रतिलोम 1/3 होगा ना, 1/3। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? ये आया समझ में? तो समझना है क्या, साइन को इन्वर्स करना है। प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। ये है क्या? योज्य प्रतिलोम। क्या है? योज्य प्रतिलोम। ये बात समझ में आ गई आपको? बस ऐसे ही इसको ध्यान देखना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इसको भी लिख लीजिए एग्जाम्पल में। ये क्या था? 7 था, 7 का क्या हो जाएगा? -7। और क्या था? -6 था, तो क्या हो जाएगा? +6। कोई दिक्कत? ये था क्या? योज्य प्रतिलोम। उसी तरह से एक और होता है क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। यहां ध्यान दीजिए, इधर गुणात्मक प्रतिलोम।
बहुत काम का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं तो ये गया तो फिर गया, कंफ्यूजन हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम में क्या बताए थे, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बनाए थे। कंसंट्रेशन यहां नहीं बनेगा तो दिक्कत होगा आपको खुद के, समझ गए ना। तो यहां अभी आप भी गलत कर रहे थे ना, किसमें प्लस माइनस क्या होता है, तो सिर्फ योज्य प्रतिलोम में क्या होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये ध्यान रखना है आपको। अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, वैल्यू क्या होना चाहिए 1, मतलब अगर 7 में किस संख्या से गुणा करेंगे वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसा किस से गुणा करेंगे जो वैल्यू 1 हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। बताओ 7 में किस संख्या से गुणा करें कि वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। 1/7, वेरी गुड। 1/7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा आंसर 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है वैल्यू 1 होना चाहिए, उल्टा। हमने किसका उल्टा, योज्य प्रतिलोम में हमने क्या पढ़ा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहां पे आपको अब क्या समझना है, यहां ध्यान दीजिएगा। सीधी सी बात, अगर 7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1/7। ठीक है, ये चीज आपको क्लास में ही समझना है, यहां पे कोई लीक करके नहीं देंगे आपको, जो हाँ गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे करते हैं, ये जो प्रतिलोम ऐसे करता है, यहां पे क्लास में कंसंट्रेशन बनाइए आप लोग। समझ में आया बात को। तो हमने क्या बोला, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/7। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/3। कहने का मतलब है 3/4 को गुणा करेंगे 4/3 से तो वैल्यू क्या आएगा, 1। चेक करते हैं, ये 4 खत्म, ये 4 खत्म, आंसर कितना, 1 आया समझ में, आया समझ में। तो यही होता है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हम क्या समझेंगे, उल्टा। अच्छा बताइए तो, जब जानते हैं तो -2/3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, दो बटे क्या होगा, हाँ 2/-3। हमको प्लस माइनस थोड़ी देखना है, बस उल्टा करना है, प्लस माइनस नहीं देखना है उस समय में। गुणात्मक प्रतिलोम में सिर्फ उल्टा करना है, या फिर ये माइनस ऊपर भी लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। आपको यहां पे देखिए 1/2 का -1/2, यहां उल्टा हुआ क्या, नहीं हुआ ना, यहां पे प्लस हो गया। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या रखना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अधिकांश गलती क्या होती है, हमको याद रहता है क्या, प्लस का माइनस करना है, जब माइनस आ गया तो दिल तक। ये भी गलती, ये मिस्टेक है, ये भी सिल्ली मिस्टेक, इसको नहीं करना है, सिल्ला मिस्टेक है। ये क्या है, सिल्ला मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यहां -3/2 है, और -3/2 अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो ऐसी -3/2 को किस संख्या से गुना करेंगे जो वैल्यू 1 आएगा। चलिए -3/2 लिए, गुना करेंगे किससे, 2/-3 से, तब ना -3 खत्म, 2 खत्म, क्या होगा, 1। समझ में आया। तो अब यहां पे -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2/3, यानी उल्टा। सिर्फ उल्टा करना, उस समय साइन को नहीं ध्यान देना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए -3/2 है, इसका योज्य प्रतिलोम बोले तो क्या हो जाएगा, बताइए। 2/3। मतलब अभी आप क्या किए, देखिए अभी आप देखिए गलती क्या कर रहे हैं, 2/3 बोले ना, यहां देखिए गलती क्या हो रहा है आपसे, 2/3 हमने क्या बोला था, माइनस, इस पट्टी लिखते हैं, -3/2 का क्या लिखना है, योज्य प्रतिलोम बोले थे ना। आपने क्या बोला, 2/3, उल्टा भी किया और योज्य प्रतिलोम भी किया। आपने क्या किया, 2/3 का मतलब क्या हुआ, इसका तो पहले आपने गुणात्मक प्रतिलोम निकाला है ना, गुणात्मक प्रतिलोम निकाला, और उसके बाद क्या किया, माइनस को हटा दिया। हमने क्या बोला था, इसमें उल्टा नहीं करना है, सिर्फ साइन बदलना है। तो ये कंफ्यूजन आप दूर कीजिए, ये क्या हो जाएगा, गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये देखिए है बहुत छोटा नाजुक सा चीज है, लेकिन ये भारी भरकम गलती कराता है। तो इसलिए माइंड को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यहाँ पे -3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, क्या 3/2, सिंपल सा 3/2। अच्छा बताइए तो 4/-3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा,
-3/4। हम माइनस को थोड़ी देखेंगे, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम में आए हुए हैं। आया समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। उसमें उल्टा पुल्टा करने का मतलब नहीं है। योज्य प्रतिलोम वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर तब भी कंफ्यूजन हो तो ये समझिए, इसका योज्य प्रतिलोम का जो वैल्यू होगा कितना होना चाहिए? 0 0 0 होना चाहिए। और गुणात्मक प्रतिलोम का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए, लो लिख दो। ये क्या होगा? प्रतिलोम। तो बोलना चाहिए ना, ये हो गया प्रतिलोम और ये हो गया गुणात्मक। और कहाँ है? प्रतिलोम हो गया। और कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए उसको। चलिए अब लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। वैसे हम बेसिक मैथमेटिक्स में इस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट है भागा का है, जो कि आपके क्वेश्चन में काम आएगा। आप लिख लीजिएगा सिर्फ। हम जानते हैं क्या भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल फल जोड़ शेष। अभी तक जो आप करते आए थे गुना किस प्रकार से? ऐसे ऐसे था। और यहां पे क्या होता था? भागफल होता था ना। यहां पे क्या होता था? यहां पे क्या होगा? भाज्य। और ये पे भाजक। और ये जो बचता था यहाँ पे शेषफल। इस पैटर्न को याद रखिएगा। जो बाहर है उसको क्या बोलते हैं? भाजक कहते हैं, अंदर वाले को भाज्य कहते हैं, और बाहर वाले को भागफल कहते हैं, और ये जो आया शेषफल कहते हैं इसको। ठीक है, अगर इसमें से 3 दिया रहे, 1 नहीं दिया रहे, तो यहां से निकाल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ ये कौन सा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। आप सुनिए आपका काम क्या है। यहाँ पे 1 से लेकर कितना, चैप्टर नंबर 2 में कितना क्वेश्चन है टोटल? 34 क्वेश्चन है। ठीक है, 34 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। एग्जाम्पल पहले बनाना है आप लोग को, पैटर्न बाय पैटर्न। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। नहीं होगा ना तो आप सिर्फ पढ़ के आइएगा क्वेश्चन को, 34 नंबर के, और उसमें उसके बारे में क्या दिया हुआ है उसको लिखना है। समझ में आया? और इतना करके आइएगा तो नेक्स्ट क्लास में जो आपको हम बताएंगे चैप्टर के एक्सरसाइज को, जब नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 34 तक के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इतना करके आते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्लास। समझ में आया बात को? आया समझ में? क्या करेंगे आप? एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे? पढ़ेंगे, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो लिखेंगे, और क्या क्या पूछ रहा है वो, इतना करके आइएगा आप। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन निकालिए, बताते हैं आपको एग्जाम्पल में। एक्सरसाइज जो 2 है उसमें क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 2 का? देखिएगा तो हाँ भाजक 51 दिया हुआ है, भागफल 16 दिया हुआ है, शेषफल 27 दिया हुआ है, तो भाज्य निकाले। सेम देखिए इस पे है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष हो जाएगा इस पे। दूसरा क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या है जिसे 27 में भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल क्या होगा? 27 होगा। यानी भाज्य भाजक दिया हुआ है, निकल जाएगा, आ जाएगा ना। सेम इसी प्रकार से लिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है? तो इस सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। कल प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है, समझ में आएगा तो बताइएगा, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।